हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम। NRPU के हवाले से कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसमें पहली बात जो है वो है कि जो बजट कैलकुलेशन मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो लोड की थी तो उसमें उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, वो मुझे कुछ दोस्तों ने हाईलाइट की थी। मैं डॉक्टर अतर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबसे पहले ये हाईलाइट की। एक दो और लोग भी थे, उन्होंने भी फिर उसी पे कमेंट किया। तो उसमें ये है कि जो यहाँ पे जब हम HR की सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो जो ड्यूरेशन इन मंथ है इसको हमने 12 पे ही फिक्स करना है। जो गाइडलाइंस HEC ने दी हुई हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे कुछ ऐसा तासर मुझे मिला कि हमने ही खुद मंथ्स को कैलकुलेट करना है। तो इसी वजह से यहाँ से लास्ट टाइम जो वीडियो में गलती से मैंने उसे जो है वो 25% पे उसे 3 मंथ्स पे कैलकुलेट कर दिया था। लेकिन ये जो कॉलम है इसके अंदर अगर हम ड्यूरेशन इन मंथ्स को 12 मंथ्स पे ही फिक्स रखेंगे तो एक्यूरेट कैलकुलेशन जो है वो होगी। तो इसलिए जो है सबसे पहले आप लोग ये इसमें अमेंडमेंट कर लीजिएगा। आप अगर आप बजट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने जो ड्यूरेशन इन मंथ है उसको 12 पे ही फिक्स रखना है, तभी वो जो है वो एक्यूरेट आपको कैलकुलेशन देगा। इसमें ऑटो चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें एक और भी इशू है। वो ये है कि ये जो एक्सेल शीट है HEC ने इसको 2 ईयर्स पे फिक्स किया हुआ है। अगर आप इसके फार्मूला को क्लिक करें तो आप देखें कि आपके पास ये E10 जो है वो हाईलाइट हो रहा है, जो ईयर 1 का टोटल बजट बनता है, और आपके पास I10 जो है वो इसके अंदर शो हो रहा है, जो कि ईयर 2 का टोटल बजट बनता है। ईयर 3 का बजट जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो इस केस में सिंपल सी बात है कि आप इसी फार्मूला के अंदर प्लस और फिर ये जो ईयर 3 का जो सेल है इसको हाईलाइट कर दीजिए, वो M10 जो है उसके अंदर ऐड हो गया, इसको आप एंटर कर दें। अब जो ये बजट है वो आपके पास वो बेसिकली 3 ईयर्स का बजट जो है वो शो हो रहा है। तो दूसरा आसान तरीका ये है कि इसको टोटल में करने के लिए इसी सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एक्सटेंड कर दें टुवर्ड्स द बॉटम। तो मेरा ख्याल ये है कि ये आपके सारे मसले जो है वो हल कर देगा। तो यहाँ पे जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं आ रही, यहाँ पे जो पुराना टेक्स्ट है उसी को कॉपी कर लें और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी अगर आप सेल को एक्सटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऊपर जाके यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो वो आपके पास नंबर्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस शीट को जो है वो 2 ईयर बजट से 3 ईयर बजट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई और भी चीज़ें देख लीजिए। अब वो इसमें मेरी जनरल सजेशन यही होती है कि आप एक दफ़ा गाइडलाइंस भी साथ पढ़ लीजिए। बाज़ वक़्त कुछ गलती जो है वो मेरे से भी हो सकती है, तो वो उस गलती को जो है वो आप दूर कर लें। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपको 12 मंथ्स चाहिए, यहाँ पे भी 12 मंथ्स चाहिए, यहाँ पे भी आपने उसे 12 मंथ्स पे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्पफुल कर देंगी जब आप बजट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो उस वजह से सारा जो बजट है वो आपका चेंज हो जाएगा और आपके पास क्लियर पिक्चर जो है वो आ जाएगी। तो एक्सेल शीट के हवाले से यही है कि इसमें 2 मिस्टेक्स थी। एक, जो ड्यूरेशन इन मंथ्स है उसको आपने 12 पे फिक्स रखना है, उसको आपने खुद से कैलकुलेट नहीं करना, शीट उसे खुद कैलकुलेट करेगी। अच्छा होता कि HEC ही इसे 12 पे फिक्स कर देता ताकि बाकी लोगों के लिए आसानी रहती। अब गाइडलाइंस में कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और था, और चूंकि कॉलम खाली था तो इस वजह से मुझसे भी गलती हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बजट है ये 2 ईयर्स पे, जो एक्सेल की शीट डाउनलोड होती है उसमें 2 ईयर्स है। आपने अगर 3 ईयर्स का प्रोजेक्ट है तो आपको 3rd ईयर का जो बजट है उसको फार्मूला के अंदर खुद से ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, तो आप उसे कर लें। तो इस तरह से आपका बजट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो करेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। अब बजट के बाद जो अहम चीज़ है वो है जो अटैच, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, तो उनके बारे में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब मैं उन पे भी बात कर लेता हूँ कि जी उनको हमने कैसे हैंडल करना है। उसमें आपका वर्ड फॉर्म जो है उसमें जाइए और वर्ड फॉर्म में जाके देखिए कि उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हुई हैं जो HEC ने, तो उसमें हम देख लेते हैं 1 बाय 1 के क्या है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक है लेटर ऑफ सपोर्ट, मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए। जो वाइस चांसलर
की तरफ से जाएगा, ये PI के वाइस चांसलर की तरफ से जाएगा। बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है जिसमें जो वाइस चांसलर है वो ये कमिट करते हैं कि जी अगर NRPU अगर हमारे फैकल्टी मेंबर को अवार्ड हो जाता है तो यूनिवर्सिटी जो है वो इन्हें हर किस्म की जो सपोर्ट है, लाइक लैब स्पेस है, यूटिलिटीज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट है, कुछ स्टाफ सपोर्ट है, या जो भी टोटल सपोर्ट है वो देगी। तो ये एक जनरल सा लेटर जो है वो लेटर ऑफ सपोर्ट है जो आपको चाहिए। उसका एग्जाम्पल हमने बनाया है, पिछले साल का ही है गालबन, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ जी। ये ठीक है, वाइस चांसलर ऑफिस से ये हमारे पास एक लेटर ऑफ सपोर्ट है। सादा सा हमने इसमें लिखा हुआ है कि जी फॉर NRPU 2021 आना चाहिए, यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है कि जी it is to inform all the concerned quarters कि Khwaja Free University will support the concerned faculty member in execution of the proposed research project under NRPU 2021 call in terms of human research and all relevant facilities and resources। सिंपल सा लेटर है जो आपको चाहिए वाइस चांसलर ऑफिस से, और ये बेसिकली और एक ऑफिस आपके लिए जो है वो इसको अरेंज कर देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपके सामने है वो है कि लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हेड ऑफ द कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर आपके साथ कोई एकेडमिक कोलैबोरेटर्स हैं या इंडस्ट्रियल या सेक्टोरल कोलैबोरेटर्स हैं तो उनके भी जो हेड हैं उनसे आपको एक ऐसा ही लेटर ऑफ कमिटमेंट चाहिए कि जी इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी हमारी यूनिवर्सिटी या हमारी इंडस्ट्री जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो एक्सटेंड करेगी टू द PI या जो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके साथ जो बंदा कोलैबोरेट कर रहा है तो उसका। इसके बाद एक और चीज़ इन्होंने इस दफ़ा मांगी है, ये पहले देखने में मेरे लिए भी बड़ी सिंपल थी, लेकिन जब मैंने इसका टेक्स्ट कहीं से ढूंढा है तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक एफिडेविट फॉर टाइम कमिटमेंट एंड ऑनरेरियम ऑफ PI एंड co-PIs बाय द रिस्पेक्टिव यानी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स। इसका एक टेक्स्ट जो है वो हमने प्रिपेयर किया है एफिडेविट का, और ये बेसिकली जो HEC की गाइडलाइंस है उन्हीं को जहन में रख के मैंने ये एफिडेविट का टेक्स्ट बनाया है। उसमें यह है कि द XYZ यूनिवर्सिटी affirms that the time commitment of the university personnel engaged in this NRPU project to the extent of their time committed does not conflict with the time commitment for other projects। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फैकल्टी मेंबर NRPU प्रोजेक्ट लिख रहे हैं तो पहला जो एक एफिडेविट में हमने चीज़ अफर्म करनी है या कंफर्म करनी है वो ये है कि उन्होंने जो टाइम कमिटमेंट शो की है इस NRPU के लिए लाइक 25%, तो अगर वो कोई और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं या कोई और टीचिंग या रिसर्च असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही। यानी ये नहीं है कि बहुत यानी ओवरलैपिंग हो जाए और उससे जो है वो कोई भी काम जो है वो कंप्लीट ना हो पाए। तो एक तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे ये इंश्योर करनी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो चीज़ कही है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, जो पहले मुझे समझ नहीं आई थी, वो ये थी कि द टोटल ऑनरेरियम टू बी पेड टू द रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स फॉर ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ देयर ग्रॉस सैलरी। अब ये ऐसा पॉइंट है जो मेरे लिए नया है, वो जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर एक PI है वो NRPU सबमिट करवा रहा है और उसमें उसने क्लेम किया है कि ये मुझे 25% ऑनरेरियम एज ऑफ माई ग्रॉस सैलरी जो है वो पे किया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी ये चीज़ कंफर्म करेगी कि उसका जो ऑनरेरियम है बेस्ड ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो उसकी ग्रॉस सैलरी के 25% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसको ऐसे समझे कि एक फैकल्टी मेंबर है जिसके पास TDF का भी एक प्रोजेक्ट है, अब वो वहां से भी ऑनरेरियम ले रहा है तो NRPU से भी 25% क्लेम कर रहा है। तो HEC की जो गाइडलाइंस है जो मुझे समझ आई है वो ये है कि किसी भी फैकल्टी मेंबर का चाहे वो जितने मर्जी रिसर्च प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहा हो, PSF के साथ कर रहा हो, TDF में कर रहा हो, PARB में कर रहा हो, तो उसका रिसर्च ऑनरेरियम जो है वो इन टोटल 25% ऑफ हिज ग्रॉस सैलरी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन रखा है कि जी वो एक ख़ास पॉइंट से आगे ना जाएं इन टर्म्स ऑफ ऑनरेरियम। और दूसरी बात ये है कि अगर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो 25% से ज़्यादा टाइम कमिट करना चाहते हैं टुवर्ड्स देयर रिसर्च प्रोजेक्ट्स तो तब उनकी जो सैलरी रेशनलाइजेशन है वो होगी। यानी
जो ये बात मैंने पहले बजट में भी की थी कि अगर आप अपना टाइम कमिटमेंट 40% करना चाहते हैं तो फिर जो ऑनरेरियम आपका आएगा वो आपकी सैलरी में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स वो ऑनरेरियम नहीं रहेगा, वो आपकी सैलरी बाई पार्ट्स हो जाएगी कि एक हिस्सा HEC से उसमें पंप इन होगा और एक हिस्सा यूनिवर्सिटी से होगा और आपको टोटल ग्रॉस सैलरी वही मिलेगी जो आपकी बनती है। और ये इन ल्यू ऑफ जो आप टाइम कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट शो करें लाइक 40% या 50% तक जा रहे हैं तो तब वो रीएडजस्ट जो है वो हो जाएगा। तो ये आपको एक एफिडेविट जो है वो यूनिवर्सिटी हेड को या वाइस चांसलर या रेक्टर को भी देना है, जिसमें ये चीज़ लिखी जाएगी कि ऐसे फैकल्टी मेंबर्स जो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनका एक तो टाइम कमिटमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी विद देयर अदर एक्टिविटीज़, टीचिंग, रिसर्च या जो भी है। दूसरी बात कि उनका जो ऑनरेरियम है वो दैट विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ देयर ग्रॉस सैलरी, ताकि वो एक रेशनलाइजेशन रहे और एक बैलेंस रहे। अगर वो चाहते हैं कि उनका टाइम कमिटमेंट ज़्यादा हो, मोर देन 25% हो, तो तब उनकी सैलरी रेशनलाइजेशन हो जाएगी। मीन्स उनकी ग्रॉस सैलरी वही रहेगी बट इन पार्ट्स इट विल कम फ्रॉम HEC एंड द रेस्ट पार्ट विल कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी हेड। तो इस तरह से जो है वो इस एफिडेविट को हमने इसको फ्रेम करना है। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है जी अपॉइंटमेंट लेटर, कह ले PI और co-PI का, कि उनकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटीज के साथ कंफर्म हो जाए। लास्ट पे स्लिप चाहिए उनको जो ट्रेजरर ऑफिस से मिलेगी। देन कम्स लेटर ऑफ कमिटमेंट जो कि मैक्सिमम 2 पेजेस का होगा और लोकल सेक्टोरल कोलैबोरेटर से भी हो सकता है, एकेडमिक कोलैबोरेटर से भी हो सकता है। लेकिन गाइडलाइन ये है कि द लेटर्स शुड डिस्क्राइब हाउ द कोलैबोरेटर विल कंट्रीब्यूट टू द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट गोल्स। The letter should also describe how the collaborator will support their costs associated with participating in the project. तो दो चीज़ें जो है वो लेटर ऑफ जो कमिटमेंट है फ्रॉम एकेडमिक कोलैबोरेटर और फ्रॉम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटर या सेक्टरल कोलैबोरेटर, उसमें एक तो ये है कि उनकी शेयर ऑफ वर्क कंट्रीब्यूशन क्या होगा और दूसरा कि वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैसे जो है वो शेयर करेंगे। तो इस सिलसिले में मेरे पास जो है वो 2 लेटर्स ऑफ कोलैबोरेशन हैं। ये एकेडमिक कोलैबोरेटर का लेटर है मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इसमें अगर आप देखें तो उसमें सिंपल उन्होंने ये लिखा है कि जी हमसे इस टॉपिक के इस टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर हम एग्री कर रहे हैं कि हम इस पे काम करेंगे। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ वाजे नहीं है, मतलब इन टर्म्स के जी उनकी जो कमिटमेंट है वो किस किस्म की जो है वो होगी। उन्होंने सिंपल लिख दिया है कि जी एक्सपर्टीज, कंप्लीट गाइडेंस फॉर द प्रोजेक्ट, इंटर कैरेक्टराइजेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग और रिस्क मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। अगर इसको वो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें, लाइक कि जी कैरेक्टराइजेशन में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होंगी, कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स और से उनके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर उनकी बात कर देते, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देते कि जी स्पेसिफिक किस किस टॉपिक के ऊपर वो जो है वो काम करेंगे। लेकिन जो मिसिंग चीज़ है वो ये है कि जी कॉस्ट का कंपोनेंट के जो क्या वो इस काम के एवज कोई कॉस्ट चार्ज करेंगे, कोई पैसे चार्ज करेंगे, तो वो कहाँ से आएंगे, इस बारे में जो है वो ये लेटर की डिटेल जो है वो हमें नहीं मिलती। इसकी वजह एक और लेटर मुझे मिला है, ये भी लेटर ऑफ कमिटमेंट है केमिकल काइनेटिक्स की तरफ से। उसमें उन्होंने जनरल डिटेल लिखी है, अपनी कंपनी की हिस्ट्री बताई है कि वो रिवर्स ऑस्मोसिस में काम कर रहे हैं और फिर उन्होंने कहा जी हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल देखा है और हम इससे प्रिंसिपली जो है वो हम इससे एग्री कर रहे हैं। साथ में जो अहम चीज जो मुझे पसंद आई, उन्होंने ये लिखा कि जी केमिकल काइनेटिक्स विल कोलैबोरेट विद XYZ और इन फॉलोइंग और पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट में। पहली बात, शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल एट केमिकल काइनेटिक्स नीडेड इन द प्रोजेक्ट और लुकिंग इनटू द कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जी वो आपको लैब टेस्टिंग और फैसिलिटीज देंगे और साथ में जब प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगी तो फिर उसकी कमर्शलाइजेशन के अंदर जो है वो उसके अंदर हेल्प करेंगे। तो बहुत स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया है कि जी वो किस तरह से प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कॉस्ट का कंपोनेंट उन्होंने नहीं बताया। तो अगर आपके जो कोलैबोरेटर्स हैं, चाहे वो एकेडमिक कोलैबोरेटर्स हैं या सेक्टरल कोलैबोरेटर्स हैं, अगर वो कोई कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। और इसको मैं कोरिलेट करूंगा जो बजट सेक्शन के अंदर लास्ट पे हमारे पास एक हेड था, मैं दोबारा आपसे शेयर कर देता हूं। वो हेड
स्पेसिफिकली अदर इंस्टीट्यूट्स के लिए था। ये जो है इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन सब अवार्ड 1 और सब अवार्ड 2, ये इसीलिए रखा गया है कि अगर पीआई चाहता है कि वो अपने किसी कोलैबोरेटिंग पार्टनर को कुछ पैसे दे अगेंस्ट द वर्क ही विल डू फॉर द प्रोजेक्ट, तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। और इसी तरह की एक अलग से शीट बनाएगा पीआई कि जी फॉर एग्जांपल केमिकल्स चाहिए उन्हें, रीजेंट्स चाहिए, या उन्हें कोई ट्रैवल चाहिए या कोई ऐसी चीज़, तो जो भी उनसे रिलेटेड है वो चीज़ उस बजट के अंदर कैलकुलेट हो जाएगी। मेन शीट के अंदर वो टोटल में आएगी, लेकिन इसकी एक सब शीट बिल्कुल ऐसी ही सब शीट अलग बनेगी जो आप प्रोजेक्ट के साथ जो है वो सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने ये हो गया। और लास्ट चीज़ है वो है आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। मैं चाहता हूँ कि इसको इसी के अंदर रखें। सॉरी, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो एंड पे दिया हुआ है, उसमें एचईसी ने कंडीशंस ऑटोमेटिकली लिख दी हुई हैं। सिंपल ये है कि पीआई ने साइन करने हैं, अपना नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट वगैरह, और ऑरिक वाले साइन करेंगे, और फिर वाइस चांसलर जो है वो उसको काउंटर साइन कर देंगे। तो इसमें जो अहम चीज़ है मेरे लिए वो ये है कि लास्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो अहम हैं। उनमें ये है कि द यूनिवर्सिटी विल गेट क्लीयरेंस फ्रॉम एचईसी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बारे में, प्रोजेक्ट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू रिलीव द पीआई फॉर एनी रीजंस, फॉर पोस्ट डॉक, ईयूएल, स्टडी लीव, टर्मिनेशन, जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पीआई जो है वो पोस्ट डॉक के लिए जाना चाहता है, पीआई जो है वो कोई ईयूएल अवेल करना चाहता है, या वो कोई जॉब स्विच करना चाहता है, तो इस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के तहत वो पाबंद होगा कि वो पीआई यानी पहले वो एचईसी से प्रोजेक्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले या प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले, और फिर वो यूनिवर्सिटी जो है वो उसे रिलीव करेगी। उससे पहले यूनिवर्सिटी उसे किसी सूरत रिलीव नहीं करेगी। और आखिरी चीज़ है कि द यूनिवर्सिटी विल नॉट रिप्लेस द पीआई ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विदाउट गेटिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम एचईसी इन राइटिंग। फॉर एग्जांपल पीआई जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी में चला गया है, अब यूनिवर्सिटी खुद से पीआई जो है वो उस प्रोजेक्ट का नहीं डिक्लेयर कर सकती। यूनिवर्सिटी फिर एचईसी को लेटर लिखेगी, और एचईसी की तरफ से जो भी सजेशन आएगी उसी बंदे को जो है वो उस प्रोजेक्ट का पीआई बनाया जाएगा। तो ये है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का पार्ट। अगेन इसके अलावा जो है आपको चाहिए लेटर ऑफ कमिटमेंट भी हो गया, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी हो गया, एथिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप ह्यूमन टिश्यूज के ऊपर या एनिमल्स इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, तो फिर आपको एथिकल रिसर्च कमेटी से एक सर्टिफिकेट चाहिए। और फाइनली आपको चाहिए सीवीज, साइंड भी हूँ, डेटेड भी हूँ सीवीज, जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें पीआई और को पीआई हैं, और 5 एडिशनल एकेडमिक लोकल सेक्टर कोलैबोरेटर उनकी सीवीज भी चाहिए। और सीवी का जो फॉर्मेट है वो उन्होंने बता दिया है, 2 पेजेस की होनी चाहिए। उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, पोजीशन, इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो भी एजुकेशन है, बीएस, एमएस, पीएचडी, और आपकी लिस्ट ऑफ पोजीशंस क्रोनोलॉजिकल, जो लेटेस्ट है वो ऊपर और फिर नीचे आएंगे। 5 पब्लिकेशंस रिलेटेड टू द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, इसको जरा गौर से समझ लें। और इन स्टैंडर्ड साइटेशन फॉर्मेट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस फॉर्मेट में आप रेफरेंसेस अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में आप अपनी ये अपनी 5 पब्लिकेशंस जो हैं वो जरूर दें। और लिस्ट ऑफ अप टू 5 एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। दीज एक्टिविटीज मे इंक्लूड प्रीवियस ग्रांट्स, टीचिंग, कोलैबोरेशन, वर्कशॉप्स, कम्युनिटी आउटरीच, जो भी हैं। तो ये 2 चीजें इसलिए भी अहम है कि जब एज ए रिव्यूअर हम आपका प्रोजेक्ट रिव्यू करते हैं, तो मेरी जो हैबिट है वो ये है कि मैं टाइटल पढ़ने के बाद, प्रोजेक्ट का आइडिया पढ़ने के बाद फौरी तौर पे मैं सीवी में जाता हूँ, और मैं वहाँ देखता हूँ कि इस पीआई ने कौन कौन से पेपर्स लिखे हैं, और रिसेंट ऐसे पेपर्स मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो प्रोजेक्ट्स को रिलेट करें। तो अगर आपके पास 5 ऐसे पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, या कुछ रिव्यू पेपर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट के साथ मैच करते हैं, तो मेरे लिए अब समझे कि थोड़ी सी फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि पीआई जो है वो इज़ वेरी क्लोज टू द प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ जो है ये हमें रिव्यूअर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है कि जी जो पीआई है ही इज़ वेरी वेल फेमिलियर विद द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। और उसके बाद जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको फर्दर एंडोर्स करेंगी कि यू आर द राइट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। तो सीवी के अंदर उन्होंने जो डिटेल दी है आपने उसी किस्म की जो है वो सीवी आपने बनानी है।
تو میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش پوری کی ہے NRPU کو ان ٹوٹل کور کرنے کی. تو یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یہ سارے ینگ ریسرچرز یا فیکلٹی ممبرس کے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی ہیلپ اویلیبل نہیں ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھ سکیں اور ان کو جو ہے وہ اسی حساب سے HEC میں پروجیکٹ پرپوزل سبمٹ کریں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.